हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर को आगे ले जाते हुए उसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम सहकारी समिति या जिसको आप बोलते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, उसका आवेदन कैसे करते हैं, क्या शर्तें हैं, कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया होती है, इन सभी चीजों को डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। डिटेल में पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। आज की क्लास में अगर हमको इस सोसाइटी के अंतर्गत जो भी हम सोसाइटी रजिस्टर करवाए हैं उसमें हमको कुछ संशोधन करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, कौन करेगा संशोधन। जैसे अपील करते थे आप, या बोल सकते हैं आप, सॉरी अपील बोल रहा हूं, जैसे आप आवेदन करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए तो मेन मुखिया कौन होता है, मेन अधिकारी, शीर्ष अधिकारी कौन होता है, इसमें रजिस्ट्रार। तो वैसे ही आज हम संशोधन में देखेंगे कि इसके लिए मेन अधिकारी कौन है, इसकी प्रक्रिया क्या है। हर प्रकार का संशोधन, चाहे आप नाम को बदल ले अपने सोसाइटी का, जैसे समझिए जब भी सोसाइटी आप रजिस्टर करवाने जाओगे रजिस्ट्रार के पास, जब भी सोसाइटी का पंजीयन कराने जाओगे आपको अपनी सोसाइटी का नाम बताना पड़ेगा। याद रखिए ये जरूरी है, आपको अपनी सोसाइटी का नाम बताना पड़ेगा कि फलाना सोसाइटी है, और लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, परिसीमित शब्द जोड़ना पड़ेगा। ये कल की क्लास में बता चुका हूं। और उसी नाम को अगर आप परिवर्तित करना चाहे, बदलना चाहे, तो क्या आप बदल सकते हो कि नहीं, उसी चीजों को आज हम डिटेल में देखेंगे। केवल नाम ही नहीं, आप उसके नियम कानून को, बायलॉज को, उपविधियों को अगर आप बदलना चाहे तो क्या आप बदल सकते हो। क्या परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकता है क्या, इन सभी चीजों को देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। उपविधियों मतलब होती है बायलॉज, मतलब नियम कानून। तो धारा 11 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत किसी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन करना है तो कैसे करेंगे। जब भी हम सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आवेदन जब करते हैं तो आवेदन से पहले हमको जो भी अपनी सोसाइटी है उसकी उपविधि क्या क्या होगी, उसकी बायलॉज क्या होगी, उसकी क्या क्या नियम शर्तें होंगी, इसको हमको रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है। 4 प्रतिलिपि के साथ, कल बता चुका हूं, 4 प्रतिलिपि के साथ देना पड़ता है। ये तो हुआ। और अगर मान लो हमको उसी नियम कानून में बदलाव करना होगा, उसी बायलॉज में बदलाव करेंगे तो उसी को आप क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। उसी को आप क्या बोलोगे, संशोधन। तो संशोधन करना पड़ेगा, तो क्या संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इसी चीज को आज हम देख रहे हैं। तो देखिए, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया होगी समझिए। सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन किया जा सकता है जब तक क्या लिखा है, तब तक वो मान्य नहीं होगा। जो संशोधन जो कर रहे हैं, जो सोसाइटी संशोधन कर रही है, वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज ना हो जाए। समझिएगा, एक बात की बात है, जैसे मान लीजिए मेरी कॉपी है ये, अब मेरे को ये, मैं रजिस्ट्रार हूं, समझिए मैं रजिस्ट्रार हूं, और आप एक समिति है, समिति लेकर आए हैं कि आप पहले से एक समिति रजिस्टर पंजीकृत समिति है, और उस समिति के नियम कानून को बदलाव करना है, उसके बायलॉज को चेंज करना है, उपविधियों को। आप आए बदलाव करने के लिए, और रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्टर में नोट करता है कि आपकी जो नियम कानून है, उपविधियां है, अब वो बदल गया है। केवल जबानी बोलने से, रजिस्ट्रार के जबानी बोलने से ये नहीं बदल जाएगा आपके संशोधन, मतलब संशोधन नहीं हो जाएगा आपके उपविधियों में, आपके बायलॉज में। रजिस्ट्रार को बकायदा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ेगा कि आपकी उपविधियां अब से क्या हो गई है, बदल गई है। समझ रहे हैं, उसी चीज को बोल रहा है। जब तक ये मान्य नहीं होगा, जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो आप संशोधन करना चाहते हैं वो रजिस्टर में दर्ज हुआ है कि नहीं। क्लियर, अच्छे से समझते जाइए। बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं। आसान शब्दों में समझाने के लिए मेरे को ये सब चीज लिखना पड़ रहा है। बाकी आपके पास पीडीएफ होगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का। उम्मीद कर रहा हूं जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास, सबके पास ये पीडीएफ होगा। नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक बार और डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसको आप देखते जाइए और इसको समझते जाइए, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या लिखा है, प्रस्तावित संशोधन की 4 प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। जैसा कि आप आवेदन करते हैं किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को पंजीकृत करने के लिए, तब आप 4 प्रतिलिपि देते हैं अपनी उपविधियों का। सेम वैसे ही अगर आपको उसमें कुछ बदलाव करना होगा, संशोधन करना होगा, तो भी से रजिस्ट्रार को आपको 4 प्रतिलिपि देनी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक। तीसरा क्या बोल रहे हैं, अब रजिस्ट्रार के आप 4 प्रतिलिपि दिए, 4 अलग अलग फोटोकॉपी आप उसका दे दिए। अब रजिस्ट्रार जांच करेगा कि आप संशोधन जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं।
आप जो संशोधन कर रहे हो वो आपके सोसाइटी के लक्ष्य को, आपके उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं। समझ रहे हैं? इन सभी चीजों की जांच कौन करता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जांच करेगा कि यह संशोधन नियमों के प्रतिकूल है या नहीं, सोसाइटी के लक्ष्य व उद्देश्यों को परिवर्तित थोड़ी ना हो रहा है, जो पहले सोसाइटी का था, जो उद्देश्य था। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मान लो आप बोल सकते हैं कि आप एक दूध बेचने के लिए, या बोल सकते हैं कॉपी खरीदने के लिए आप एक समिति बनाए हैं। अब आप पता चले संशोधन करके आप बोलोगे अब हम सब कॉपी नहीं खरीदेंगे, हम क्या बोलेंगे, अब हम दूध बेचेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? कॉपी बेचकर आप अपने आर्थिक गतिविधियों को अच्छा बना सके, आर्थिक रूप से आप क्या हो सके, सशक्त हो सके। अब आप अपने उद्देश्य को, आप अपने लक्ष्य को ही बदल दोगे तो ये तो गलत है। ऐसे में संशोधन नहीं करेगा कौन? रजिस्ट्रार। क्लियर? अगला है, प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है रजिस्ट्रार के द्वारा। समझना, आप जो प्रस्ताव भेजो उसकी जांच कौन करेगा? रजिस्ट्रार। और अगर वो गलत पाया तो इस स्थिति में वो क्या कर देगा? अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, स्वीकार भी कर देगा। स्वीकार क्यों करेगा? जब सब चीज सही पाया तो स्वीकार कर देगा। और अगर अस्वीकार करता है, समझिएगा, अगर वो अस्वीकार करता है तो अस्वीकार करने की स्थिति में कारण के साथ आपको कारण, जैसे कि आपको मैं पुराना भी वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, अगर पंजीयन के लिए, अगर आप किसी सोसाइटी को पंजीयन के लिए दिए हो, मना कर दिया रजिस्ट्रार, तो आपको कारणों के साथ आपको नोटिस देगा। किसको देगा? जो भी पहला साइन हुआ है उस आवेदन करने वाले का, उस व्यक्ति को देगा। सेम वैसे ही अगर आप बदलाव करना चाहते हो, संशोधन करना चाहते हो, तो अगर वो अस्वीकार कर दिया है रजिस्ट्रार, ऐसी स्थिति में 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव की प्राप्त, जिस दिन प्रस्ताव मिला है रजिस्ट्रार को, जिस दिन प्रस्ताव मिला है रजिस्ट्रार को, जैसे मान लो 1 जून को प्रस्ताव मिला है, तो 45 दिन कब हो रहा है? एक पूरा जून हुआ, जुलाई, मतलब 15 जुलाई को 45 दिन हुआ, तो 15 जुलाई अर्थात 45 दिनों के भीतर क्या करना रहता है? सोसाइटी को इसके लिए बताना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है सोसाइटी को कि आपका जो सोसाइटी है, जो आप संशोधन के लिए दिए थे, वो इन कारणों से क्या हो गया है? रद्द हो गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट, जो यहां पर 45 दिन लिखा था, अब उसी को बदलकर कितना कर दिया गया है? 30 दिन कर दिया गया है। मतलब जो रजिस्ट्रार आपके उपविधियों के संशोधन करने को अगर अस्वीकृत कर देती है, आप जो आवेदन लगाते हो उसको, तो उसके लिए अस्वीकृत करने के लिए पहले उस सोसाइटी को 45 दिनों के भीतर, जिस दिन आवेदन आप किए उसके 45 दिनों के भीतर आपको जवाब देती, वो कारण बताती थी क्यों किया है। अब वो 45 दिनों को कट कर दीजिएगा, अब कितना कर दिया गया है? 30 दिन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है, अगर रजिस्ट्रार निपटारा करने में असमर्थ रहता है तो फिर क्या होगा? कल के जैसा ही सेम है। अगर रजिस्ट्रार जो है आपके जो संशोधन कर रहे हैं उपविधियों को, अगर वो दिए गए तत्काल समय में, अगर 45 दिनों के अंदर वो कोई भी जवाब नहीं देता, कोई भी जवाब अगर वो नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप 15 दिन के भीतर आप ऊपर अपील कर सकते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको बताया था, अपील किससे करोगे? आप करोगे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को क्या करोगे? अपील करोगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, कल पूरा क्लास इसको बता चुका हूं, इसके आगे का सेम वही है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को करेंगे, या अगर रजिस्ट्रार स्वयं में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, तब आप इसको ना करके किसको करोगे? राज्य सरकार को करोगे, राज्य सरकार को। और दोनों ही स्थिति में, चाहे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो चाहे राज्य सरकार, दोनों ही स्थिति में 2 माह के अंतर्गत आपको जो संशोधन कर रहे हैं उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। कुछ वहां पर निर्णय लेना पड़ेगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार को। अगर 2 माह के अंदर कोई भी निर्णय नहीं लेता तो स्वतः ही जो संशोधन आप करना चाह रहे हो वह स्वतः ही क्या हो जाता है? मान्य हो जाएगा। समझ रहे? मतलब जो संशोधन आप करना चाहते हो आपकी सोसाइटी की उपविधियों में, वो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही लागू हो जाएगी। क्लियर? कल का ही सेम है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा हूं। क्लियर है? तो ये है कैसे आप संशोधन करोगे धारा 11 के अंतर्गत। अब देखते हैं धारा 12। धारा 12 क्या है? उपविधियों के संशोधन हेतु निर्देश देने की शक्ति। अब देखो, अब क्या है, अब उपविधि कैसे संशोधन किया जाएगा उपविधियों में, ये देख लीजिए बायलॉज में। अब इसी बायलॉज को बदलना है, संशोधन करना है, तो कौन करेगा? क्या, किसकी शक्ति है उसको आप देखिए, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक, तो मान लीजिए समिति है, समिति मान लो 20 सदस्य से मिलकर एक समिति बना है, एक सोसाइटी बना है, तो कम से कम 50% सदस्य
कम से कम 50% सदस्य क्या करेंगे, इसके लिए जाकर आवेदन देंगे। याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, सोसाइटी के कम से कम 50% सदस्यों के अनुरोध पर क्या किया जाएगा, अनुरोध, वहां पर शब्द लिखा है अनुरोध, अनुरोध पर क्या किया जाएगा, वहां के उप विधियों में बदलाव का वहां पर प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन 20 में से कम 10 सदस्य होने चाहिए, अधिक तो पूरे हो सकते हैं। कम से कम 50% सदस्य क्या कर सकते हैं, बदलाव के लिए वहां पर अनुरोध कर सकते हैं, तब बदला जाएगा। और ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं बदल दिया जाएगा, पूरा चेक करेगा रजिस्ट्रार कि क्या वो उद्देश्य है, लाभ है, लक्ष्य है, वो परिवर्तित थोड़ी ना हो रहा है या किसी को हानि थोड़ी ना हो रही है, सभी चीजों को देखेगा। दूसरा, या एक तो कौन कर सकता है, आपका सीधा कौन कर सकते हैं, जो 50% व्यक्ति है वो कर सकते हैं, वो सदस्य जो समिति के हैं वो। या अगर रजिस्ट्रार को लगता है, अगर रजिस्ट्रार अगर ये समझते हैं कि यह सोसाइटी के हित में अगर कोई भी संशोधन हम करते हैं, मान लीजिए फलाना क्या है, एक सोसाइटी है, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इस सोसाइटी में संशोधन करना है और चूंकि इसके संशोधन करने की सोसाइटी के उप विधियों में संशोधन करने से इसी का ही हित है, ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार उस समिति को बोलेगा कि आपके पास 60 दिन का समय है, आप 60 दिनों में अपनी उप विधियों में संशोधन करके हमको दो। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, एक पहला क्या है, कैसे किया जाएगा, खुद सदस्य का 50%, मिनिमम 50% सदस्य क्या करेंगे, वो देंगे, अनुरोध करेंगे, तब बदला जा सकता है। या रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि किसी समिति के उप विधियों में संशोधन करने से उसका हित होगा, ऐसी स्थिति में वो रजिस्ट्रार जो है 60 दिनों का समय देती है उस समिति को और ये बोलती है कि आप उस 60 दिनों के अंदर अपनी सोसाइटी के उप विधियों में, बायलॉज में क्या करो, संशोधन करो, परिवर्तन करो। समझ रहे हैं, ये बोला जाता है 60 दिनों के भीतर। अब 60 दिनों के भीतर सोसाइटी क्या करती है, इस अपने नियम में, अपने उप विधियों में क्या करती है, बदलाव करती है। ठीक, लेकिन इसका दूसरा भी पक्ष ये है, दूसरा भी पहलू ये है कि अगर मान लो सोसाइटी अपने ही उप विधियों में संशोधन ना कर पाए 60 दिन के भीतर, तब क्या होगा, तो यदि सोसाइटी संशोधन करने में असमर्थ होती है 60 दिनों के भीतर, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अब पावर आ गया रजिस्ट्रार के पास, तब रजिस्ट्रार क्या करता है, अपने ऊपर की सोसाइटी जिसको आप शीर्ष सोसाइटी बोलते हैं, शीर्ष सोसाइटी, जैसे राज्य स्तर पर ऊपर का सोसाइटी कौन होता है, जिसको आप बोलते हैं शीर्ष सोसाइटी बोलते हैं, अपेक्ष समिति को या फिर अपेक्ष बैंक को बोलते हैं। ठीक है, तो शीर्ष समिति या संघीय समिति के सलाह पर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, इस सोसाइटी के उप विधियों में संशोधन कर सकता है। समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में अगर 60 दिन के भीतर अगर वो नहीं किया समिति, तो रजिस्ट्रार उनकी सलाह पर खुद ही संशोधन कर देगा। क्लियर, नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो उपबंध है, ये जितने प्रकार के जो संशोधन हो रहा है, ये याद रखिएगा, जो उपबंध है, ये जो रजिस्ट्रार उपबंध कर देगा, ये कर देगा, ये नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होता। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये नगरीय सहकारी बैंक में याद रखिएगा लागू नहीं होता, मतलब ग्रामीण सहकारी बैंक में हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला है नाम में तब्दीली। ठीक, तो देखिए पहला हम क्या कर रहे हैं, धारा 11 के अंतर्गत उसकी उप विधियों में बदलाव कर रहे हैं। आज मैं आपको पूरा संशोधन ही बता रहा हूं। धारा 12 में क्या कर रहे हैं, अगर उसकी हम क्या पढ़ रहे हैं देखा जाए तो निर्देश देने की शक्ति, संशोधन में निर्देश देने की शक्ति किसकी है। धारा 13 में बोल रहे हैं कि नाम में तब्दीली कैसे किया जाएगा। जैसे मैं बताया हूं, जब भी आप किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, पंजीयन करवाने जाते हैं, तो आपको अपनी सोसाइटी का नाम बताना पड़ता है कि फलाना सोसाइटी है हमारे, मतलब फलाना नाम है हमारी सोसाइटी का। अब बाद में आप अपने ही सोसाइटी के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी उप विधियों के द्वारा ही कर सकते हैं। इसी उप विधियों में ही जो आप बायलॉज लिखो, इसी में ही संशोधन करके आप क्या कर सकते हो, अपने नाम में तब्दीली, मतलब बदला जा सकता है सोसाइटी के नाम को, बशर्ते वहां पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को, वहां पर छोड़ चुके किसी व्यक्ति को, आपके सदस्य जो पहले थे अब नहीं रहे वो सदस्य को, या जो ऐसे सदस्य जो वर्तमान में आपके सदस्य नहीं है, उनकी मौत हो गई है मृत सदस्य। ठीक है, ऐसे सदस्यों को अहित ना हो, ऐसे सदस्यों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो बदलाव करने से, नाम को बदलने से, तब तो आप क्या कर सकते हैं, नाम में तब्दीली कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और कौन करेगा, अंतिम फाइनल कौन देखेगा, भैया आपका नाम सही है नहीं, उसकी जांच कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। क्लियर है,
ठीक, तो क्या नाम में बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, धारा 13 के अंतर्गत। ठीक, अब है कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना। ठीक, अब देखिए इसका मतलब इतना कठिन लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा। जब भी किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकरण के तहत आप बोल सकते हैं पंजीयन किया जाता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। भाई आप जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, आप फर्स्ट प्राइज अगर आप जीत गए तो जीतने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहां पर अगर ये कोई व्यक्ति जो समूह है वो अपने सोसाइटी को पंजीकृत कर दी, पंजीकृत करा लिए, मतलब उनके लिए तो ये जीत है ना, तो उनको भी याद रखिएगा रजिस्ट्रार के द्वारा क्या दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपकी सोसाइटी अब क्या हो गई है, रजिस्ट्रीकृत हो गई है, पंजीकृत हो गई है। क्लियर है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसी सोसाइटी समझिएगा, जब सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण की जाती है या समझी जाती है, दोनों में अंतर है। जब सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण ही हो गया है या ऐसा समझा जा रहा है कि वो रजिस्ट्रीकृत हो चुका है, ऐसा समझा जा रहा है, ऐसी स्थिति में, दोनों स्थिति में तो रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा। रजिस्ट्रार हस्ताक्षर कर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक, तो जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा कि इसके सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है या होना समझा गया है, इस प्रकार के सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर रहेगा। क्लियर? दूसरा, परंतु अगर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण समझी गई हो, ये देखिए दो प्रकार से है, अगर रजिस्ट्रीकृत हो गई हो या समझी गई हो। ठीक, तो मान लो रजिस्ट्री, दोनों स्थिति में से एक स्थिति की बात हो रही है यहां पर। अगर जो समिति है वो केवल अभी पंजीकृत होना या रजिस्ट्रीकरण होना समझा गया हो, ऐसी स्थिति में 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगर वो रजिस्ट्रीकरण हो गया है, उसका पंजीयन हो गया, तो तत्काल उसके लिए प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। लेकिन ऐसी कोई समिति या ऐसी कोई सोसाइटी जिसको ऐसा समझा जा रहा है कि वो रजिस्ट्रीकरण उसका हो चुका है, तो ऐसी सोसाइटी के लिए कितने दिनों के भीतर? ऐसी सोसाइटी के लिए 60 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इनके लिए तुरंत कर देंगे और इनके लिए याद रखिएगा 60 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। क्लियर? तब तक जो ऐसी सोसाइटी जिसपे 60 दिन के अंदर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो रजिस्ट्रीकरण उसको समझा जा रहा है। ठीक, तो इस जो 60 दिन के अंदर, जब 60 दिन के अंदर कभी भी रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उनके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। लेकिन जब तक उनके लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, तब तक वो ऐसा कारोबार नहीं कर सकते जो उस समिति के लिए बनाई गई है। जैसे ये समिति को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिए हैं, ठीक है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। और मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि हमको बोल सकते हैं दूध बेचना है, ठीक है, दूध बेच रहे हैं, तो दूध बेचने के लिए समिति बनाए हैं और उसी समिति का तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं 60 दिन के अंतर्गत। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि व्यक्ति जाके अलग से दूध बेच रहा है, वो काम कर ही नहीं सकता जो समिति के लिए बनाया गया है। समझ रहे हैं? तो व्यक्ति अकेले जाके उस काम को कर सकता, दूध बेच सकता, और ना ही पूरा समिति जाके बेच सकती है। मतलब समिति और उस समिति के जो सदस्य हैं वो काम कर ही नहीं सकते जो सोसाइटी के लिए बनाया गया है। क्लियर है? ठीक, अगला है, अगर सोसाइटी या सदस्य ऐसा करते पाए गए, अगर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी और अगर मान लो उसके सदस्य वही कारोबार को करते पाए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होने से पहले, तो याद रखिएगा उनको उस सोसाइटी, उनके दायित्व से क्या कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा। तो उनके दायित्व से क्या कर दिया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा, व्यक्ति को या सोसाइटी को। सोसाइटी है तो पूरी सोसाइटी को, और अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, अपने दायित्व से अलग कर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब उसी में ही अगला पॉइंट है, ये सब उसी के अंतर्गत आ रहा है। धारा 13 के अधीन, धारा 13 क्या है, नाम ने तब्दीली कर रहे हैं। धारा 13 के अधीन धारा 11 व धारा 12 की उपविधियों में संशोधन कर, ठीक है, धारा 13 के अधीन कर रहे हैं हम, धारा 11 और धारा 12 दोनों समझिएगा। धारा 11 और धारा 12 में संशोधन कर रजिस्टर में दर्ज करेगा। अभी आप देखिए कि मान लीजिए धारा 13 में क्या है, नाम में तब्दीली है, नाम में तब्दीली है, तो नाम में तब्दीली कैसे करते हैं हम, उपविधियों में बदलाव करके करते हैं, उपविधियों में, बायलॉज में बदलाव करके। तो ये पूरा धारा 13 के अधीन अगर धारा 11
या धारा 12 की उपविधियों में संशोधन किया गया है। तो संशोधन कर रजिस्टर में क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, वही चीज तो बता रहा हूं। और उसकी प्रतिलिपि, अब मान लीजिए वो क्या हो गया, अब समझिएगा, उसकी प्रतिलिपि अब दर्ज हो गया रजिस्टर में। रजिस्टर में दर्ज होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसकी प्रतिलिपि की आपका जो सोसाइटी है वो अब रजिस्टर हो चुका है, तो उस रजिस्टर की कॉपी याद रखिएगा, उसकी प्रतिलिपि वो उस सोसाइटी को देगा। एक ही प्रतिलिपि याद रखेगा। अगर आप संशोधन करने के लिए, बायलॉज को बदलने के लिए आप जब प्रतिलिपि देते हैं तो 4-4 प्रतिलिपि देंगे रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर रजिस्ट्रार आपके उपविधियों में बदलाव कर दिया और रजिस्टर में उसको नोट कर लिया, तब रजिस्ट्रार ऐसे प्रतिलिपि को याद रखिएगा केवल एक प्रतिलिपि आपको देगा, एक फोटो ही देगा कि आपकी सोसाइटी अब रजिस्टर में एंट्री हो चुकी है, अब आप इस काम को कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रतिलिपि सोसाइटी को देगा। रजिस्टर में दर्ज होने के बाद ही माना जाएगा कि आपका नाम या आपकी उपविधियां ये सब क्या हो गई है, तब्दीली हो गई है, बदलाव हो चुका है। क्लियर है। जब तक रजिस्टर में नहीं छपेगा, जब तक रजिस्टर में नहीं आएगा, तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि आपकी जो उपविधियां है उसमें बदलाव हुआ है। क्लियर है। याद रखिएगा ना, ये धारा 13 के अंतर्गत जब नाम में बदलाव होता है तो नाम में बदलाव डायरेक्ट नहीं करते, उपविधियों में ही बदलाव करके बायलॉज को ही चेंज करके किया जाता है। क्लियर, ठीक। अगला है धारा 15। धारा 15 है सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना। नहीं समझ में आया है, ठीक समझिएगा। देखिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में भी बताया हूं कि किसी केंद्रीय समिति के अंतर्गत कम से कम 5 प्राथमिक समिति होता है। ठीक, जैसे मैं बात करता हूं, एक सेकेंड, आप इसको थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूं इसको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, जैसे देखिए, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है, सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना। ठीक, देखिए, एक केंद्रीय सोसाइटी, जिसको मैं कई बार केंद्रीय बैंक भी बोल देता हूं, ठीक है, केंद्रीय समिति, दोनों ठीक सेम है। बैंक समिति ही आपस में मिलकर ही बैंक बना है। ये केंद्रीय समिति के अंतर्गत कई सारे क्या आते हैं, याद रखिएगा, कई सारी प्राथमिक समिति आते हैं, कई सारे प्राथमिक समिति, जिसको आप क्या बोलते हो, बैंक के रूप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कम से कम कितने प्राथमिक समिति आते हैं एक केंद्रीय समिति के अंतर्गत, तो याद रखिएगा 5 आता है। 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है। तो एक केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय जो बैंक है, केंद्रीय समिति जिला स्तर पर प्रमुख है, ठीक है, और प्राथमिक समिति है, याद रखिएगा, ग्रामीण स्तर पर है। तो एक जिला स्तर पर जो केंद्रीय समिति है उसके अंडर में कम से कम उसके कंट्रोल में 5 प्राथमिक समिति होता है। समझ रहे हो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखिए, क्या ये समितियां जो है 1 2 3 4 5 किस समिति के सदस्य हैं, याद रखिएगा, ये प्राथमिक समिति के सदस्य हैं। स्वाभाविक सी बात है ना, आ रहा समझ में। मतलब ये जो है प्राथमिक समिति, सॉरी अगर मैं लाइन गलत हुआ होगा, तो ये जो प्राथमिक समिति ये केंद्रीय समिति के सदस्य होंगे, ये भी केंद्रीय समिति, ये भी आ रहा है समझ में। तो जो इसके सदस्य होंगे इनका दायित्व तो पहले से ही क्या होगा, परिसीमित होगा, मतलब क्या होगा, परिसीमित होगा, मतलब लिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि ये इनके अंडर में आ रहे हैं। आ रहा है समझ में। और मान लो जो इस समिति के सदस्य नहीं है, मान लो सदस्य नहीं है किसके, मान लीजिए ऐसी कोई प्राथमिक समिति जो किसी केंद्रीय समिति का सदस्य नहीं है, तो जो किसी का सदस्य नहीं है उसका दायित्व तो क्या परिसीमित हो सकता है, क्या लिमिटेड हो सकता है, क्या नहीं। ऐसी स्थिति में उसका दायित्व तो क्या होगा, उसका दायित्व रहता है अपरिसीमित रहता है। समझ रहे हैं, इसके परिसीमित रहेगा, उसका अपरिसीमित रहेगा। अब मान लो
ऐसी स्थिति में किसी दायित्व परिसीमित को, अगर किसी जो ऐसी सोसाइटी जो किसी केंद्रीय सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य है, अगर इसको अपरिसीमित बनना है, अपरिसीमित, सॉरी देख लीजिएगा, अपरिसीमित अगर इसको क्या है बनना है किसी परिसीमित सोसाइटी को, अर्थात वो जो दायित्व उसका जो अभी सीमित था अब उसको क्या कर रहा है, अब दायित्व को खोल रहा है, मतलब अब उसको फ्री होकर काम करना है। तो अगर किसी परिसीमित सोसाइटी को अपरिसीमित बनना है तो भी से बन सकता है वो। और अगर किसी अपरिसीमित को, सॉरी अगर किसी परिसीमित को, या ऐसे लिख लो, अगर किसी अपरिसीमित को, अपरिसीमित सोसाइटी को क्या बनना है, परिसीमित बनना है, मतलब वो अब फ्री हो के कार्य कर रहा था, उसके दायित्व क्या थे, लिमिटेड नहीं थे, अनलिमिटेड थे अपरिसीमित के। ठीक, जैसे एक बात की बात है, कृषि सोसाइटी है, वो कृषि फर्म सोसाइटी जो है वो कृषि के अलावा कई सारे काम कर सकती है, जिसको आप अपरिसीमित बोल सकते हैं। तो अपरिसीमित सोसाइटी को अगर किसी सोसाइटी का सदस्य बनना है, तो जैसे वो मान लो किसी सोसाइटी का सदस्य बन गया, मतलब वो परिसीमित हो गया, उसकी कार्य जो है वो दायित्व जो है वो एकदम लिमिटेड हो गए। तो किसी अपरिसीमित सोसाइटी को परिसीमित बनना है तो भी से बना जा सकता है, और किसी परिसीमित को अगर अपरिसीमित बनना है तो भी से बना जा सकता है, संशोधन करके। क्लियर है, संशोधन करके आ रहा समझ में, वही बोल रहा। देखिए, रजिस्टर में दर्ज, पूरा का पूरा रजिस्टर में दर्ज तब तक नहीं की जाएगी जब तक, कहने का मतलब यह है, अगर कोई सोसाइटी, मैं शॉर्ट में लिखा हूं ना, अगर कोई सोसाइटी परिसीमित से अपरिसीमित को बनना चाह रहा है या अपरिसीमित से परिसीमित सोसाइटी बनना चाह रहा है, ऐसी स्थिति में रजिस्टर में वो तब तक दर्ज नहीं की जाएगी। जैसे आप मान लीजिए अपनी सोसाइटी आप लेकर गए कि हमको परिसीमित है, हमको अपरिसीमित होना है, तो डायरेक्ट रजिस्टर में नोट कर देगा क्या? रजिस्टर इतना तो पागल है नहीं भाई, उसके लिए वो चेक भी तो करवाएगा दुनिया भर का, और चेक करवाएगा तब तक वो, भाई जब चेक कर लिया हर चीज हो गया तभी तो रजिस्टर में नोट करेगा कि हाँ भाई आज से आप अपरिसीमित हो गए। ठीक है, तो रजिस्टर में तब तक वो नोट नहीं करेगा जब तक वो चेक ना करवा ले। तो कैसे किया जाएगा चेक, इसी को तो देखिए। पहला, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य, मान लो इस सोसाइटी, ये सोसाइटी है, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य या उस वर्ग के समूह, जो सदस्य हैं उसके पूरे के, जो समिति है उसके पूरे के पूरे समूह के व्यक्ति को तब्दीली से प्रभाव पड़ रहा है तो और 21 दिन के पहले उनको सूचना देना पड़ेगा। मान लीजिए एक ए जो है एक प्रकार से एक सोसाइटी है, ए क्या है, एक सोसाइटी है। ठीक है, इस सोसाइटी में मान लो 10 सदस्य है, मिनिमम 10 होते हैं, ऐसे याद रखिएगा 10 सदस्य हैं। और ये याद रखिएगा ये परिसीमित है, ये परिसीमित सोसाइटी है। ठीक है, अब इसको किस में बदलना है, इसको संशोधन करके इसको किस में चेंज होना है, इसको बदलाव करना है किसमें, ये होगा अपरिसीमित में जाना चाह रहे हैं। अभी इसके दायित्व तो क्या थे, परिसीमित थे, अब इसके दायित्व तो अपरिसीमित हो जाएंगे, चेंज होगा तो। ठीक, या अपरिसीमित से परिसीमित माना है, जैसा भी आप समझ लीजिए। तो ऐसे अगर कुछ काम होगा, ऐसा अगर कुछ काम किया जाएगा परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित, तो ये देखा जाएगा कि इस सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, एक एक याद रखिएगा, एक एक सदस्य को इससे दिक्कत थोड़ी ना है, या पूरे के पूरे वर्ग के जितने भी उस वर्ग, पूरे के पूरे समूह को क्या इससे दिक्कत है क्या, ये भी देखा जाएगा। तो पूरे वर्ग के अलावा एक व्यक्ति पर भी इस पर नजर डाला जाएगा कि क्या ऐसा बदलाव करने से, परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित करने पर, ऐसी तब्दीली करने पर उन पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या, ये देखा जाएगा। समझ रहे हैं, क्लियर है। और उनको 21 दिन का समय दिया जाएगा, 21 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा, और बोला जाएगा कि आपके पास 21 दिन का समय है, और अगर आपको कुछ प्रकार की दिक्कत है, आपके पूरे के पूरे समूह को की दिक्कत है, या अगर किसी एक व्यक्ति को भी दिक्कत है बदलाव करने से, तो 21 दिन का समय है भाई आपके पास, आप बताइए। ठीक, ये है पहला लाइन। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति या जो सदस्य हैं, ठीक है, जो भी समूह के, ऐसे मामले में रजिस्ट्रार से सूचना पाने का हकदार होगा। ठीक, जैसे मान लो जो समिति है,
समिति है वो चेंज करना चाहती है परिसीमित से अपरिसीमित, तो ऐसी स्थिति में जो समिति के जो सदस्य हैं वो रजिस्ट्रार से, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार से क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार से वो इसकी सूचना मांग सकते हैं कि क्या हो रहा है भाई, कैसा का मतलब परिसीमित से अपरिसीमित हो रहा है या अपरिसीमित से परिसीमित क्या हो रहा है, इसकी सूचना मांग सकते हैं रजिस्ट्रार से। ठीक है, तो क्या मांगा जाएगा और कैसे होगा देखिएगा। अगर 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति ना की गई हो, ठीक, तो समझना क्या बोल रहा है, अगर 21 दिन के भीतर देखिएगा, यहां पर मैं आपको क्या बताया हूं, 21 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक, और उसकी सूचना है कि रजिस्ट्रार से क्या लेंगे, इसकी सूचना लेंगे पूरी की पूरी, ठीक, और उसके बाद रजिस्ट्रार को आगे चल के बताएंगे भी कि हमको कोई दिक्कत है या नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो 21 दिन तक कुछ भी नहीं बताते, अगर वो कोई दिक्कत है या नहीं वो 21 दिन तक नहीं बताते रजिस्ट्रार को, तब ये मान लिया जाएगा कि अब इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है, अगर वो कुछ भी नहीं बताते तो। दूसरा, पहला क्या लिखा, अगर 21 दिन के भीतर कोई आपत्ति ना हो तब वो क्या है, पूरा का पूरा बोल सकते हैं आप परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित बदलाव कर सकते हो। दूसरा, आपत्ति की गई हो तो उस दशा में, अगर मान लो इस 21 दिन के भीतर का सदस्य कोई आपत्ति कर दे, उस स्थिति में क्या होगा, ठीक, ऐसी स्थिति में यदि वह सदस्य है, यदि मान लो 10 सदस्य थे इसके, अब उन 10 सदस्यों में मान लीजिए एक सदस्य क्या कर दिया, ये कर दिया, मान लो एक सदस्य मान लो कोई आपत्ति जता दिया कि हमको आपत्ति है भाई इस स्थिति में, और वो उसका पहले से सदस्य है, तो क्या बोल रहा है, यदि पहला है, यदि वह सदस्य है तो अनुज्ञा के तहत, अनुज्ञा मतलब एक आदेश के तहत उसका क्या होगा, अंश वापस ले सकता है, वो अपना अंश क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। मतलब उनको ये आदेश दिया जाएगा कि आप इस सोसाइटी में जितना पैसा लगाए हो, आपका जितना भी शेयर है, जितना भी अंश है, आप उस पैसे को आप वापस ले लो। क्लियर है, उस सदस्य को क्लियर कट यहां पर बोल दिया जाएगा। दूसरा क्या है, यदि वह लेनदार है, मान लो अगर उस सोसाइटी से उसका कुछ लेनदार है, कुछ बचा हुआ है, ठीक है, अगर सोसाइटी से उसका कुछ बचा हुआ है, पैसे ऐसे का अगर कुछ उसका पैसा बचा है या कुछ लेनदार है अगर वो, ठीक, ऐसी स्थिति में तो और आपत्ति प्राप्त है और उसको आपत्ति है, लेनदार है और उसको आपत्ति है, ऐसी स्थिति में 30 दिनों के भीतर, ऐसी स्थिति में 30 दिनों के भीतर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्थिति में 30 दिनों के भीतर जो भी उसका ऋण है उस ऋण को रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने का मतलब उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी ऋण है उसको या समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, वो जैसा भी करे, और या तो प्रतिभूति मतलब होता है सिक्योरिटी के रूप में उसको जमा कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, मान लो क्या बोल रहा है, यदि किसी व्यक्ति का, किसी समूह के किसी व्यक्ति का अगर उस समूह में कोई लेनदार है, कोई व्यक्ति अगर उसका लेनदार है, कुछ उसका लेना देना बचा है समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में अगर उसको आपत्ति है तो इस स्थिति में उसके ऋण को क्या कर लिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, या तो क्या समाप्त कर दिया जाएगा, या तो प्रतिभूति या बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी के रूप में उसको जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहे इसका सेकंड पार्ट। इसका तीसरा भी पार्ट आ सकता है। आपको मैं जितना बता रहा हूं वो याद रखिएगा, मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आप पूरा अधिनियम को पढ़ेंगे तो लिटरली मानिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप अपने पास अधिनियम रखिएगा और इसका बकायदा नोट्स बनाइएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, मैं जानबूझ के इतने सारे अधिनियम है, मैं इसको जानबूझ के लिख के बता रहा हूँ कई सारी चीजों को। डायरेक्ट मैं इसको पेन से आपके सामने लिखूं, कैसे लिखूं आप खुद समझिए। लिख नहीं पाता तो आप क्वालिटी को बढ़ाइए, 360 में ना देख के आप 720 में देखिए, 480 में देखिए, वैसे भी आप तो फ्री है जियो के नाम से। ठीक, तो इसको आप थोड़ी क्वालिटी को बढ़ाकर देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ आई हो और अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।